हाँ बच्चों, इतना मैं करा चुकी थी। आगे देखिए, तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कार्य करने हो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी और को पढ़ाई, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा। कहने का मतलब है कि जो रेणु थी वो जिद्दी तो थी, जिद्दी के साथ साथ वो थोड़ी खुश मिजाज भी थी। अगर कोई उसे गिफ्ट में परफ्यूम देता, जैसे पता परफ्यूम देता था, तो वो कहती थी मैं तो रोज नहाती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं इसका। अब सबसे छोटी वाली थी चित्रा। वो कैसी थी? उसे दूसरों को पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता था। स्वयं पढ़ने में नहीं थी, न मन लगता था, लेकिन दूसरों को पढ़ाने में उसे बहुत रुचि थी। इसीलिए उसके नंबर, जो परीक्षा होती थी उसके नंबर कम आते और दूसरे अर्थात जिनको वो पढ़ाती थी उनके नंबर ज्यादा। पर अपने यहाँ सब चलता, उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में एक लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। अब वह भी रेणु की तरफ थी, उसने भी जिद की और उसने कह दिया कि मैंने तो जो लड़का पसंद किया है मैं उसी से शादी करूंगी। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप भी नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। उस लड़के को पता ही नहीं था कि वो चित्रा उससे शादी करना चाहती है, पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है कर देगी। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बदला दिया था कि मैं सोच लेती हूँ कर वो कर। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हत्या। कहने का जब उस लड़के को पता ही नहीं था कि वो मुझसे शादी करने वाली है, तो वो कहता क्या? उसने कहा भी वो वाकिफ नहीं था, उससे पता नहीं था, लेकिन उसने कह दिया कि मैं जो कहती हूँ वो करके दिखा दिया। अर्थात उसने हत्या डाल दी, यानी वो मान गया कि हाँ उससे शादी कर दी। हमने सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम किसकी मालूम पड़ती थी, यानी अचला उनकी सबसे छोटी बहन थी। रेणु थी, फिर चित्रा थी, उसके बाद थी अचला। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर एक पत्रकारिता का दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से भी उसने शादी की। पर उसके आगे नींद पर नहीं चल पाई, घरबार में मन ज्यादा ऊंचा नहीं और मंजन और मेरी तरह उनके 30 वर्ष पार करते ही लिखने का रोग हो गया। यानी रेणु और चित्रा को रोग नहीं लगा लिखने का, उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन जो सबसे छोटी थी, सबसे छोटी क्या थी? अचला। जो सबसे छोटी थी उससे लिखने का रोग लगा, वो भी लिखने लगी। और कब लिखने लगी? शादी के बाद। जैसे लेखिका की बड़ी बहन ने लिखना शुरू किया था अंजुम भगत ने, फिर लिखना शुरू किया था, शादी के बाद लिखना ही शुरू किया था। उसी तरीके से उसकी छोटी दोनों बहनों को छोड़कर अचला भी लेखन के हवाले हो गई था, तो उसने भी लिखना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं बच्चों। एक बात उसमें एक चीज लिखते हैं, घरवाल को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया और उसे थोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कहा चाहे कला के कगार पर खड़ी चली, पर कगार को छोड़ दोगी। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती नहीं होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से भी जी लो तो काफी है। यानी कहने का मतलब है कि शादी के बाद हमने शादी की, चाहे वही पिता की शादी है, पसंद से शादी की हो, लेकिन शादी के बाद हमारे परिवार में कोई अड़चन, यानी पति पत्नी के बीच में कोई अड़चन, कोई मुश्किल नहीं आई। शादी के बाद बिहार के एक ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों हो पिक्चर देखने भी जाते, अलग अलग दड़ों में बैठते थे। मीन्स अलग अलग सीट होती थी, अलग अलग जगह होती थी और अलग अलग बैठकर पिक्चर देखती थी। बहुत पुराने समय की बात है। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन थी। मैंने उनके चरण से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर पूरी शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल राहत के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी कर। लेखिका बताती है कि जब लेखिका की शादी के बाद गई तो लेखिका कहाँ गई? बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में वो रहने के लिए गई, दिल्ली से पढ़ाई छोड़। वहां उन्होंने देखा कि पर्दा प्रथा थी, और पर्दा प्रथा कहाँ तक थी कि लोग जो पति पत्नी होते थे वो भी पिक्चर देखने जाते तो अलग अलग जगह बैठकर पिक्चर देखते थे। एक साथ बैठकर, एक जैसे सीट के पास सीट होती है ऐसे एक साथ सीट नहीं थी, मर्दों की अलग होती थी और महिलाओं की अलग होती थी, तो अलग अलग बैठकर पिक्चर देखते थे। लेखिका को बहुत बुरा लगा। लेखिका ने इसके लिए प्रयास किए और लगभग 1 साल योगी की लेखिका अपनी मेहनत में कामयाबी मिली लेखिका को। और वहाँ की जो औरतें, क्योंकि लेखिका नाटक करती थी, नाटक करने का बड़ा शौक था लेखिका को, ड्रामा प्ले करना, तो वही लेखिका करती थी। और लेखिका ने
की मेहनत लगाई और जो वहाँ की औरतें थी वो दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार हो गए। वहाँ से देखिए तो कर्नाटक के एक और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंचे। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंचे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। अब वहाँ से देखा कि वहाँ पहुंची कर्नाटक पहुंची। कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा था बागलकोट, वहाँ पहुंच गई। वहाँ उन्होंने देखा कि कोई स्कूल नहीं था। उनके बच्चे भी पढ़ने लायक हो गए थे लेकिन कोई स्कूल नहीं था। अब वो क्या करती? अब आगे देखिए शिक्षा के लिए क्या किया गया। लोगों की राय करने के पास कैथोलिक बिशप से दरखास्त की, उससे बात की, उनसे स्कूल खोलने की प्रार्थना कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। पहले उन्होंने कहा कि जो उस प्रदेश में क्रिश्चियन संख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। लेखक कहती है कि वहाँ जब कैथोलिक बिशप से उन्होंने बात की तो पहले तो वो राजी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनसे अनुनय विनय आग्रह करती रही, इसरार करती रही। फिर वो राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने ये वचन दिया लेखा से कि हाँ हम स्कूल तो खोल देंगे, लेकिन उसके स्कूल ऐसा होना चाहिए जो अगले 100 वर्षों तक वो स्कूल चलता रहे, अर्थात उसका नाम। लेखा इसके लिए सहमत है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यही नहीं दिलाया जा सकता वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खाते बोले खुदा का लाख है। अब जब लेखा ने इस बात के लिए कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि अगले 100 वर्षों तक जब भाई किसी का कोई भरोसा नहीं, हमें अभी क्या पता कि हम कितने दिनों तक जीवित रहे, ऐसे विश्वास कैसे दिलाया जा सकता कि हाँ वो स्कूल या वह काम आगे इतने दिनों तक हो पाएगा, इसके बारे में कोई लेखा को गुस्सा आ गया तो उन्होंने वो वहां से हट गए। उन्होंने क्या किया, यानी कैथोलिक बिशप के साथ साथ कैथोलिक बिशप को गुस्सा आ गया और लेखा को भी गुस्सा आ गया। पानी की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे सिर्फ बात की हमारी गलती की आदत। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दे पाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और इसके लोगों की मदद से यह पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पाया। अब लेखा का कहना है कि जो लेखा ने जो स्कूल खोला था, अब लेखा ने वहाँ कैथोलिक बिशप से उनसे मदद नहीं ली। लेखा ने स्वयं प्रतिज्ञा की कि अब मैं एक ऐसा स्कूल खोलूंगी जिसमें क्रिश्चियन बच्चे ही नहीं और भी बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिश्चियन बच्चों के वो कैथोलिक बिशप से उन्होंने कहा था कि भाई क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम है, तो उन्होंने इसके लिए राजी नहीं हुए। और जैसे जैसे राजी भी हुए तो उन्होंने वचन मांग लिया कि 100 वर्षों तक चले, तो इसका कोई वचन नहीं दे सकता। तो इसलिए लेखा ने वहां से हट गई, अर्थात उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और उन्होंने अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा की कि अब मुझे स्कूल यहाँ जरूर खोलना है और ऐसा स्कूल खोलूंगी जिसमें वो अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी ये 3 भाषाएं मैं स्वयं पढ़ूंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने मेहनत की, लोगों से बात की, वहाँ के स्थानीय लोग थे उनसे बात की और उनसे बात करने के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने वहाँ एक स्कूल खोल दिया, ऐसा प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें उन्होंने कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी ये 3 भाषाएं लेखा स्वयं पढ़ा। उस स्कूल के बच्चे आगे जाकर बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हुआ और वह बच्चे बहुत आगे बढ़ गए, अर्थात उनका भविष्य सुधर गया। उन बच्चों को, जो बच्चे वहाँ स्कूल के पढ़े हुए थे, उन बच्चों का भविष्य भी उजागर हुआ। तो कहने का मतलब है कि यदि हम कोई भी काम करने का दृढ़ संकल्प कर ले सकते हैं तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसे हम ना कर सकें। हम यदि मेहनत करें, मन से अपना काम करें तो हमारी मेहनत अवश्य ही लग जाती है। भले ही हमारे कार्य करने में या समय लग सकता है, कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन हम यदि दृढ़ संकल्प कर लें तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे हम ना कर सकें। इसलिए हम यदि किसी को काम करें तो हमें उसे पूरा करने का संकल्प करना चाहिए और उस काम को करने का सतत प्रयास करना चाहिए, अर्थात अंत तक हमें प्रयास कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक सफलता हमें नहीं मिलेगी। कठिनाइयाँ भले ही आएंगी लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब हम लगातार प्रयास करते रहें। जैसे कहा भी गया है, छोटी चींटी
बार बार चढ़ती हुई है, दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिरती है, लेकिन अंततः वो दीवार पर चढ़ जाती है। इसलिए बच्चों, हमें कोई भी काम करना है तो पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से वो कार्य करना चाहिए, तभी उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। आगे जो थोड़ा सा रह गया है बच्चों, थोड़ा सा चैप्टर अभी रह गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रीडिंग कराऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। और जितना मैंने रीडिंग करा लिया है उसे आप रीड कर लीजिए और जो मैंने बताया उसे भी ध्यान दीजिए, और जो हार्ड वर्ड कोई रह गए हैं उन्हें आप नोटबुक पर नोट कर लीजिए। और जो आपका होमवर्क है, चाहे वो हॉलीडे होमवर्क है, क्लास वर्क है, कॉपियाँ जमा हो रही हैं, आप अपनी कॉपियों को भेज दीजिए, जमा करवा दीजिए, जिससे वो चेक हो जाएं। और बच्चों, सैटरडे में जो आपकी मीटिंग होगी वो कंपलसरी है। सैटरडे मीटिंग में आप ज्वाइन करिए मुझे, क्योंकि ये जो मीटिंग की अटेंडेंस है वो आपकी हो जाएगी, और ये जो हॉलीडे होमवर्क के मार्क्स हैं वो भी आपके हो जाएंगे। वो आपके 20 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स के हैं, तो आप ध्यान दीजिए, अपना वर्क कंप्लीट करके डिपॉजिट कर दीजिए और अपनी सैटरडे में मुझसे जुड़ते रहिए। ओके, थैंक यू।